27 जून 2016 को गुजरात के डायमंड सिटी कहे जाने वाले शहर सूरत के प्लस पार्ले पॉइंट इलाके की सर्जन सोसाइटी में फ्लैट नंबर 55A में जरीवाला फैमिली रहते थे। दीक्षित जरीवाला सूरत के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारियों में से एक माने जाते थे। कटरगन नामक जगह पर उनका एक खुद का टेक्सटाइल्स भी था। दीक्षित जरीवाला 26 साल की उम्र में ही अच्छे खासे मुकाम तक पहुंच गए थे। साथ ही उनकी शादी भी हो चुकी थी। उनकी पत्नी का नाम वेल्सी था। उन दोनों की 1.5 साल की एक बेटी भी थी। दीक्षित की फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर 27 जून 2016 को एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो आखिर क्या हुआ था दीक्षित फैमिली के साथ, इस कहानी को जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दीक्षित अपनी पत्नी वेल्सी और बेटी को साथ लेकर सूरत में अपने किसी रिश्तेदार के घर पहुंचे, क्योंकि वहां उनका डिनर का प्लान था। डिनर करने के बाद 9:45 के आसपास दीक्षित जरीवाला अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने घर वापस आ गए। दीक्षित ने कार पार्किंग में लगा दी और फिर सभी लोग फर्स्ट फ्लोर पर चले गए। फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने गलती से पार्किंग लाइट ऑन छोड़ दी है, उसे ऑफ करके आता हूँ। यह कहकर दीक्षित नीचे चले गए, लेकिन काफी वक्त बीतने के बाद भी वह लौट कर नहीं आते हैं। तो वेल्सी उन्हें आवाज लगाती है, तो दीक्षित कहते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन 10 मिनट बीत जाने के बाद भी दीक्षित वापस नहीं आए। तो वेल्सी अपनी 1.5 साल की बेटी को सुलाती है और खुद भी नीचे जाने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वेल्सी दरवाजा खोलती है, उसके सामने मास्क लगाए और हाथों में ग्लव्स पहने 3 बदमाश दीक्षित के गले पर चाकू रखकर सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। यह देखकर वेल्सी घबरा गई। उसके बाद वह तीनों दीक्षित को लेकर उसके बेडरूम में चले जाते हैं और फिर उसमें से एक बदमाश दीक्षित के गले पर चाकू रखकर खड़ा हो जाता है और बाकी के 2 बदमाश घर को लूटना शुरू कर देते हैं। घर के कीमती सामान और घर में रखे कैश और कुछ गहने लूट रहे थे। क्योंकि दीक्षित और वेल्सी भी उस वक्त अपने रिश्तेदार के घर से डिनर करके आई थी, इसलिए वेल्सी ने भी काफी गहने पहन रखे थे। उन बदमाशों ने वेल्सी से कहा कि अपने सारे गहने उतार कर नीचे रखो और अपनी बेटी को लेकर चुपचाप बाथरूम के अंदर चली जाओ। वेल्सी ने ऐसा ही किया। उसने अपनी बेटी को उठाया और बाथरूम में चली गई। उसके बाद उन बदमाशों ने बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। घंटों तक बाथरूम में बंद रहने के बाद वेल्सी को एहसास हुआ कि शायद बदमाश चले गए हैं, क्योंकि अब कोई आहट या आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तब रात के करीब 11:30 के आसपास वेल्सी ने बाथरूम में लगी कांच की खिड़की तोड़ी और फिर बाहर की तरफ चिल्लाने लगी, क्योंकि उस इलाके के लोग दीक्षित और वेल्सी को बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए जब कुछ पड़ोसियों ने वेल्सी की आवाज सुनी तो वह लोग भागते हुए वेल्सी के घर की तरफ आते हैं। घर के सारे दरवाजे खुले थे। उन्होंने देखा कि घर तहस नहस था। दीक्षित के बेडरूम में पहुंचे तो देखा दीक्षित बेड पर पड़ा हुआ था और चारों तरफ खून फैला हुआ था। यह सब देखकर पड़ोसियों के होश उड़ गए। इसके बाद पड़ोसियों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी और थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जब पुलिस घर में दाखिल होती है तो उन्होंने भी देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। घर के हर रूम की अलमारियों के दरवाजे भी खुले थे। कई अलमारियों की तिजोरी भी खुली हुई थी, जिससे पहली नजर में यही लगता है कि यह मामला लूटपाट का है। इसके बाद बेडरूम में पड़े दीक्षित की लाश को पोस्टमार्टम के लिए फौरन हॉस्पिटल भेज दिया गया। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ कत्ल के केस में मामला दर्ज कर आगे की तहकीकात शुरू कर दी, क्योंकि यह मामला सूरत के एक नामी बिजनेसमैन की कत्ल की थी। इसलिए सुबह होते होते यह खबर पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई। सुबह ही न्यूज रिपोर्टर और कई व्यापारियों का घर में आना जाना शुरू हो गया था। इधर पुलिस भी जांच में जुटी थी, क्योंकि उस वक्त घर में मौजूद सिर्फ 3 लोग थे। एक दीक्षित जिसका कत्ल हो गया था, दूसरी उसकी पत्नी वेल्सी
जो लगातार रोए जा रही थी। वह बीच बीच में बेहोश भी हो जा रही थी। उसके आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। तीसरी, उसकी नन्ही सी मासूम सी बेटी। भला वो 1.5 साल की मासूम बच्ची इस घटना के बारे में क्या बता पाती। अब वेल्सी एक ऐसी इकलौती चश्मदीद गवाह थी जो यह बता सकती कि आखिर उस रात क्या हुआ था। लेकिन वेल्सी को तो पहले ही रो रो कर बुरा हाल था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उससे कुछ पूछताछ की जाए। इसलिए पुलिस ने उस वक्त वेल्सी से इस बारे में बात करना ठीक नहीं समझा। हालांकि घर में इनके अलावा दीक्षित के माता पिता भी रहते थे, लेकिन वह लोग इन दिनों घूमने के लिए मॉरिशस गए हुए थे। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन उनको भी कुछ अंदाजा नहीं था। इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस को एक अहम चीज का पता चला। दरअसल वह लुटेरे दीक्षित के घर से थोड़ी दूर किसी पड़ोसी के घर के कैमरे में कैद हो गए थे। उस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि दीक्षित जरीवाला 9:46 पर अपनी कार से घर की ओर जा रहे थे। साथ ही एक ऑटो भी उसका पीछा करते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन जब दीक्षित की गाड़ी घर की ओर चली गई तो वह ऑटो पीछे ही रुक गया और कुछ सेकंड तक ऑटो वहां पर रुका और फिर यू टर्न लेकर जिस तरफ से आया था उसी तरफ वापस चला गया। लेकिन कुछ मिनटों के बाद उसी रास्ते से 2 लोग दीक्षित की घर की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। उसमें से एक के हाथ में बैग था, जबकि दूसरा खाली हाथ था। कैमरे में वो लोग केवल पीछे से ही दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। वो 9:46 से 9:50 के बीच दीक्षित की घर में घुसे थे और फिर 11:30 के आसपास जिस गाड़ी से दीक्षित अपने घर आया था वह उसी गाड़ी से बाहर की तरफ आते हुए दिखाई दिए। जबकि दीक्षित का तो कत्ल हो चुका था, इसलिए जाहिर सी बात है कि बदमाशों ने ही उस गाड़ी को लेकर फरार हो गए होंगे। इसके बाद जब इस घटना के 2-3 दिन बीत गए और मामला थोड़ा शांत हुआ तो पुलिस फिर से दीक्षित के घर जाती है, क्योंकि अब वेल्सी की हालत भी थोड़ी ठीक हो गई थी। इसलिए पुलिस ने वेल्सी से इस वारदात के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। वेल्सी ने पुलिस को वही कहानी सुनाई जो मैंने आपको शुरू में बताई है कि वह रिश्तेदार के घर से डिनर करके घर पहुंचे थे और जब दीक्षित पार्किंग का लाइट बंद करने गए तो 3 बदमाशों ने उसके गले पर चाकू रखकर घुस आए। उन्होंने घर में लूटपाट की और साथ ही वेल्सी और उसकी बेटी को बाथरूम में बंद कर दिया। वेल्सी का कहना था कि इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि उसे बाथरूम में बंद कर दिया गया था। लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अजीब बातें पता चलती है। पहली यह कि जिस रात दीक्षित का कत्ल हुआ था उस रात सूरत में उसका कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस दिन दीक्षित के माता पिता भी विदेश गए हुए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उन लुटेरों को पहले से पता था कि आज दीक्षित का अपना कोई इस शहर में मौजूद नहीं है, या फिर वह एक इत्तेफाक था। खैर, पुलिस ने सबसे पहले उन लोगों को अपने रेडार में लिया जिन लोगों के घर दीक्षित जरीवाला पत्नी वेल्सी को लेकर डिनर करने के लिए गया था। हो सकता है इस वारदात में उनका ही हाथ हो, क्योंकि दीक्षित के घर से सारे गहने और लगभग 55,000 की चोरी भी हुई थी। इसलिए उन लोगों से भी पूछताछ की गई। ना ही उन लोगों का किसी लुटेरे या बदमाश से कोई संबंध पाया गया था। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों पुलिस को लग रहा था कि इस कत्ल में जरूर घर के किसी व्यक्ति का हाथ है, क्योंकि इतना परफेक्ट टाइम कोई बाहरी आदमी नहीं जान सकता था। इधर 25 साल की वेल्सी, जिसकी 3 साल पहले शादी हुई थी, एक ही रात में उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई थी। वह विधवा हो गई थी। दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि दीक्षित के रिश्तेदार भी कोई आम लोग नहीं थे। उनकी कई बड़े लोगों से जान पहचान थी। वो लोग भी पुलिस के ऊपर प्रेशर बना रहे थे। मीडिया में भी यह मामला छाया हुआ था। वहीं पुलिस ने दीक्षित के घर के नौकरों से लेकर ड्राइवर तक, दीक्षित के फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से लेकर उसके दोस्तों तक हर किसी से पूछताछ की, लेकिन उसमें पुलिस को ऐसा कोई नहीं मिला जिससे दीक्षित की कोई दुश्मनी हो। न ही घर में जबरदस्ती किसी की एंट्री करने की कोई सबूत थे। यानी जो लोग भी अंदर आए थे, किसी घर वाले या दीक्षित के जानने वाले ने उसकी मदद जरूर की होगी, क्योंकि अगर किसी की दीक्षित से दुश्मनी होती तो वह लोग उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे ऊपर घर में नहीं ले जाते।
बल्कि वो लोग उसे पार्किंग में ही मार देते और वहां से भाग जाते। अगर वह बदमाश लूटपाट करने के इरादे से आए होते तो उन्हें इस बात का डर जरूर होता कि घर में दीक्षित के अलावा और भी लोग मौजूद होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्हें अच्छे से पता था कि उस समय घर पर कौन कौन है और कितने लोग मौजूद हैं। इन सब बातों को देखकर पुलिस को लगने लगा कि यह काम किसी घर वाले ने ही किया है और कत्ल करने के बाद उसे लूटपाट का रूप दे दिया था, क्योंकि अगर वह लोग लूटपाट करने के लिए आए थे तो फिर उन्होंने दीक्षित का कत्ल क्यों किया, और अगर कत्ल करना भी उसके प्लान में शामिल था तो फिर वेल्सी और उसकी बच्ची को क्यों छोड़ दिया, जबकि उन्हें पता था कि वेल्सी उनके खिलाफ गवाही दे सकती है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन बदमाशों ने घर में सारे गहने और कैश लूट लिए थे। लेकिन डॉक्टर्स के अनुसार जब उन्होंने हॉस्पिटल में दीक्षित के शव को देखा तो उस समय उसके गले में सोने का चैन और हाथ में सोने के कड़ा पहने थे और एक महंगी अंगूठी भी पहन रखी थी। वहीं दीक्षित के पैंट से मिले पर्स में भी कई एटीएम कार्ड और कुछ कैश भी थे। अगर वह लोग लूटपाट के इरादे से आए थे तो फिर उन लोगों ने इन चीजों को लूट कर क्यों नहीं ले गए। इधर वेल्सी का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पड़ोसियों को भी उस पर दया आने लगा था, क्योंकि इतनी सी उम्र में उस बेचारी का घर उजड़ गया था। इसके बाद पुलिस ने एक बार फिर से वेल्सी के दिए गए बयान के आधार पर दोबारा से जांच शुरू की। वेल्सी ने अपने बयान में कहा कि दीक्षित पार्किंग के एरिया में लाइट बंद करने के लिए फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गए थे, लेकिन जब पुलिस ने वेरीफाई किया तो पता चला कि पार्किंग एरिया की एक स्विच फर्स्ट फ्लोर पर भी है, यानी पार्किंग एरिया की लाइट को फर्स्ट फ्लोर से भी ऑन ऑफ किया जा सकता था। तो फिर लाइट बंद करने के लिए दीक्षित को नीचे जाने की क्या जरूरत थी? वह फर्स्ट फ्लोर से भी लाइट बंद कर सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वेल्सी झूठ बोल रही हो। इसी बीच पुलिस की नजर एक और चीज पर पड़ती है। वेल्सी के अनुसार उस समय घर पर 3 बदमाश आए थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में केवल 2 ही बदमाश दिखाई दे रहे थे, यानी यहाँ पर भी वेल्सी ने पुलिस को झूठ बोला था। वेल्सी का कहना था कि बदमाश दीक्षित को नीचे से मारते पीटते हुए और उसे हाथापाई करते हुए उसे ऊपर लेकर आए थे और फिर उन्होंने गले पर चाकू रख दिया था। लेकिन यहाँ पर पुलिस को भी एक बात खटक रही थी, क्योंकि दीक्षित चश्मा लगाता था और जिस तरह से वेल्सी ने एक्सप्लेन किया था उस हिसाब से दीक्षित का चश्मा ग्राउंड फ्लोर पर ही या सीढ़ियों पर गिर जाना चाहिए था। लेकिन जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी और उन्होंने दीक्षित की शव को देखा था, उस समय दीक्षित ने चश्मा पहना हुआ था और वह चश्मा बिल्कुल ठीक था। पोस्टमार्टम के मुताबिक दीक्षित के सर और उसकी कमर के बीच करीब 8 बार चाकू से वार किए गए थे। उसके गले पर भी चाकू चलाया गया था। लेकिन सवाल फिर भी यही है, अगर दीक्षित से किसी की इतनी गहरी दुश्मनी थी तो फिर उन बदमाशों ने उसकी पत्नी को क्यों छोड़ दिया? और यह भी एक सबूत था कि वह बदमाश घर में आसानी से घुसे थे, न कि जोर जबरदस्ती से। इन सब बातों से करीब 60 घंटों तक चली तफ्तीश के बाद पुलिस को दीक्षित की पत्नी वेल्सी पर शक होने लगा था। यानी जो महिला पिछले 2 दिनों से लगातार रो रही थी, अब उसे ही पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। शुरुआती पूछताछ में वेल्सी ने सारे आरोपों को नकारते हुए कहा कि वह ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि उनके घर में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और उनकी एक 1.5 साल की बेटी भी है। वेल्सी ने बताया कि उन दोनों पति पत्नी में तो कभी झगड़ा तक नहीं हुआ था और ना ही कभी सास ससुर से उसका कोई विवाद हुआ है। लेकिन जब पुलिस को वह सब कुछ बताती है जो उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला था, पुलिस की सख्ती और सवालों के सामने वेल्सी कुछ ही घंटों के अंदर टूट गई और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था कि उसी ने ही अपने पति दीक्षित को कत्ल करवाया है। पूछताछ के दौरान वेल्सी ने बताया कि 27 जून 2016 की रात को घर लौटने के बाद वह लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। अंदर आने के बाद वेल्सी ने बच्ची को दीक्षित की गोद में थमा दिया और उसने कहा कि मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। इसके बाद बेटी को सुलाने के लिए दीक्षित अपने बेडरूम में चले गए। इधर वेल्सी ने दरवाजे को बंद तो कर दिया था, लेकिन उसे लॉक नहीं किया था। सीसीटीवी के अनुसार 9:46 पर दीक्षित अपनी फैमिली के साथ घर पहुंचे थे और फिर 9:48 के आसपास 2 बदमाश उनके घर में आए। वह लोग सीधे बेडरूम में जाते हैं और जाते ही उन्होंने दीक्षित पर हमला कर दिया। वेल्सी अपनी आंखों के सामने
पति को मारता हुआ देख रही थी। वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उनके हाथों में ग्लव्स थे। उन्होंने मास्क भी पहना हुआ था। उसके बैग में मिर्ची का पाउडर भी था। बेचारे दीक्षित को विरोध करने का मौका भी नहीं मिला। कत्ल करने के बाद उसने अपने सारे गहने उतारकर उस बदमाशों को दे दिए। वेल्सी ने घर के लॉकर में रखे सभी गहने और 55,000 भी दे दिए। साथ ही घर के सामान को इधर उधर बिखेरने में उसने उन बदमाशों की मदद की। दरअसल यह सारी चीजें पुलिस को गुमराह करने के लिए की जा रही थी, ताकि यह मामला कत्ल का नहीं बल्कि लूटपाट का लगे। लेकिन वेल्सी दीक्षित के पहने हुए गहने उतारना भूल गई। घर की हालत पूरी तरह से बिगाड़ने के बाद वेल्सी ने अपने पत्नी की कार की चाबी उन बदमाशों को दे दी। इसके बाद वेल्सी खुद ही बाथरूम में जाकर खड़ी हो गई और उन बदमाशों से कहा कि तुम बाहर से दरवाजा लॉक कर दो। और फिर 11:30 के आसपास वह दोनों बदमाश दीक्षित की गाड़ी लेकर फरार हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने दीक्षित की गाड़ी को डुमास रोड से बरामद कर लिया था। इधर वेल्सी के दिए गए बयान के आधार पर उन बदमाशों को भी अरेस्ट कर लिया गया था। उनमें मुख्य आरोपी का नाम था सुकेतु मोदी उर्फ सनी और दूसरा उसका ड्राइवर धीरेंद्र सिंह चौहान था। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर उन दोनों बदमाशों ने वेल्सी के साथ ऐसा क्या रिश्ता था जिसकी वजह से उन तीनों ने मिलकर दीक्षित को कत्ल कर दिया। दरअसल इस कहानी की शुरुआत वेल्सी और दीक्षित की शादी से पहले हुई थी। वेल्सी और सुकेतु एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकती थी और उसकी वजह यह थी कि वह दोनों दूर के रिश्तेदार थे। एक तरह से वह दोनों कजन थे, इसलिए उनकी शादी होना मुमकिन नहीं था। हालांकि उन्होंने इस शादी के बारे में अपने घर वालों से बात की थी, लेकिन उन दोनों के घर वाले नहीं मानते हैं। इधर वेल्सी के परिवार वालों को डर सताने लगता है कि कहीं उनकी बेटी वेल्सी भाग ना जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी ही दीक्षित नाम के एक लड़के से जनवरी 2013 में वेल्सी की शादी कर दी। उनकी शादी बड़ी धूमधाम से की गई थी। वेल्सी के परिवार वालों को लगा कि शादी के बंधन में बंधने के बाद शायद वेल्सी पुराने रिश्तों को भूल जाएगी, और काफी हद तक ऐसा होता भी है। शादी के बाद वेल्सी धीरे धीरे अपने पुराने प्यार को भूल गई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दीक्षित भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उनकी एक बेटी भी हो गई थी। वेल्सी घर गृहस्थी को भी अच्छे से संभाल रही थी। धीरे धीरे उनकी शादी को 2.5 साल बीत गए थे। फिर 2016 के शुरुआती दिनों में ही वेल्सी और सुकेत की अपने किसी फैमिली फंक्शन के दौरान फिर से मुलाकात हो गई। क्योंकि वह दोनों पहले से ही रिश्तेदार थे, इसलिए एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी थे। इस मुलाकात के दौरान फिर से उन दोनों का पुराना प्यार जागने लगा। हालांकि वेल्सी की शादी के बाद सुकेत के घर वालों ने भी उसकी शादी करा दी थी, लेकिन सुकेत और उसकी पत्नी के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, क्योंकि इस घटना के कुछ दिन पहले ही सुकेत की पत्नी किसी झगड़े के कारण अपने मायके चली गई थी। जब वेल्सी और सुकेत इस घटना से 5 महीने पहले मिले थे तो उनकी पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। उन्होंने एक दूसरे के साथ नंबर शेयर किए और व्हाट्सएप में भी मिलते थे, यानी वे दोनों फिर से अपने पुराने रिलेशंस में आ गए थे। वेल्सी यह भूल गई थी कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। इसके बाद उन दोनों में फिर से एक होने की चाहत पैदा होती है। हालांकि अगर वेल्सी चाहती तो दीक्षित को डिवोर्स देकर भी सुकेत से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि ऐसा करने से समाज में उसकी बड़ी बदनामी होगी। साथ ही वेल्सी दीक्षित की प्रॉपर्टी से भी हाथ नहीं धोना चाहती थी। वेल्सी का अपना पुराना प्यार सुकेत भी चाहिए था और अपने पति की प्रॉपर्टी भी। यही सोचकर कि दोनों चीजें एक साथ कैसे हासिल की जाए, वेल्सी और सुकेत दीक्षित को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पहले तो यह तय किया गया कि किराए के बदमाशों से दीक्षित का कत्ल करवाया जाएगा, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर वह पकड़े गए तो उनका भांडा फूट जाएगा। इसके बाद सुकेत ने फैसला किया वह खुद ही दीक्षित को अपने रास्ते से हटाएगा, लेकिन वह अकेला ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने ड्राइवर धीरेंद्र सिंह चौहान को भी प्लान में शामिल कर लिया। कत्ल से 2 दिन पहले सुकेत और धीरेंद्र ने दीक्षित के घर की रेकी भी की। उस इलाके में कत्ल करना आसान नहीं था, क्योंकि उस इलाके में लोगों की काफी चहल पहल रहती थी। दीक्षित के घर पर भी अक्सर उसके रिश्तेदार आते जाते रहते थे। लेकिन फिर 24 जून 2016 को
दीक्षित के परिवार वाले मॉरिशस घूमने चले गए। इसके बाद 27 जून को इत्तेफाक से दीक्षित के रिश्तेदार भी शहर से बाहर चले गए और फिर उसी दिन दीक्षित के कत्ल का प्लान बनाया गया। उस दिन वेल्सी पल पल की खबर अपने प्रेमी को दे रही थी। फिर 27 जून की रात को दीक्षित को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन दीक्षित को या उसके परिवार को शादी से पहले या बाद में कभी भी यह बात पता नहीं चला कि वेल्सी का पहले भी कोई प्रेम संबंध था। और कहीं न कहीं वह वेल्सी के परिवार वालों की भी गलती है, क्योंकि उन्होंने दीक्षित और उसके परिवार से वेल्सी और सुकेत के अफेयर वाली बात छुपाई थी। इसके बाद पुलिस ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ साथ और भी कई चीजें इकट्ठा की, जैसे दीक्षित के घर के पास वाले और होटल के सीसीटीवी फुटेज, जिस होटल में सुकेत और वेल्सी मिलते थे, उन दोनों के व्हाट्सएप और धीरेंद्र द्वारा पहने हुए कपड़े, ग्लव्स और मास्क जैसी कई चीजें इकट्ठा की। इसके बाद पुलिस ने वेल्सी, सुकेत और धीरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट तैयार किया। फिर सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। पुलिस ने इस केस में 100 से भी ज्यादा गवाह इकट्ठे किए थे। सेशन 1964 के तहत उसने बयान भी दर्ज थे, लेकिन बाद में उनके ज्यादातर गवाहों ने कोर्ट में जाते ही अपना बयान बदल दिया। पुलिस ने उस ऑटो वाले को भी ढूंढ निकाला था जो सुकेत और वीरेंद्र को सोसाइटी में लाया था, लेकिन यह ऑटो वाला भी कोर्ट में अपने बयान से मुकर गया। अब पुलिस के पास सिर्फ पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ही अपने बयान पर कायम थे। इसके बाद जिस बाइकर्स हब से सुकेत ने यह मास्क और ग्लव्स खरीदे थे, उस बाइकर हब्स की ऑनर अपने बयान से नहीं मुकरा, क्योंकि सुकेत बाइक राइडर था। इसलिए बचाव पक्ष में कोर्ट में यह दलील पेश की कि सुकेत ने बाइक चलाने का शौकीन होने के कारण यह ग्लव्स और मास्क खरीदे थे। कोर्ट में कभी यह साबित ही नहीं हो पाया कि यह चीजें सुकेत ने कत्ल करने के लिए खरीदी थी या उसने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी। और अब पुलिस के पास कोई भी चश्मदीद गवाह या डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। पुलिस कोर्ट में यह भी साबित करने में असमर्थ रही कि उस दिन सुकेत और धीरेंद्र ही उस घर में आए थे, और यह भी साबित नहीं हो पाया कि उनका इरादा लूटपाट करना नहीं बल्कि कत्ल करने का था। सीसीटीवी फुटेज में उनका चेहरा नहीं दिखा था, जिसकी वजह से 31 दिसंबर 2019 को वेल्सी जरीवाला, सुकेत मोदी और वीरेंद्र सिंह चौहान, इन तीनों को बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से सेशन कोर्ट ने रिहा कर दिया और इस तरह वह तीनों इस केस से बरी हो गए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं किसी क्राइम की दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।